दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज न गिरावट हुई न तेजी बनी, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग हुई है। और आगे यस बैंक में क्या अब तेजी की संभावना बनने वाली है? तो क्वार्टर फोर की संभावना बन चुकी है। अगर क्वार्टर फोर बेहतर होगा तो फिर एक शानदार तेजी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। अब इसके बीच में क्वार्टर फोर के दरमियान म्यूचुअल फंड और एफआईडीआई का किस तरह से निवेश बढ़ा है, इसको लेकर बारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न नया आ चुका है, तो उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। कुछ आंकड़े हैं जो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे रेपो रेट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको पता ही होगा रेपो रेट से ही बैंकिंग कारोबार पूरा डिसाइड होता है। और आप देख सकते हो कि ब्याज दरें अगर कम हो जाती है तो बैंकों का कारोबार भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है, आज बाजार में गिरावट हुई है, जबकि शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी। उसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी समझेंगे और आगे की क्या रणनीति होगी। क्या इस समय बाजार में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर सब कुछ बेच के निकल जाए बाजार से, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज 72,488 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 454 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, यानी 0.62% गिरा बीएसई सेंसेक्स। जबकि बाजार की जो शुरुआत है वो देख सकते हो काफ़ी अच्छी रही थी। करीब 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की थी, लेकिन तेज़ी टिक नहीं पाई और आप देख सकते हो कि कुछ ही समय बाद बाजार में नरमी शुरू हुई और अंत में क्लोजिंग गिरावट के साथ रही। अब ये जो बैंकिंग शेयरों में गिरावट उससे भी बड़ी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 47,069 के स्तर पर क्लोजिंग थी, 415 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.87% गिरा निफ्टी बैंक। और निफ्टी प्राइवेट बैंक में उससे भी ज़्यादा गिरावट थी, 23,534 के स्तर पे 224 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.94% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक, यानी 1% के आसपास की गिरावट रही। अब ये देख सकते हो कि जो गिरावट का माहौल बन रहा है, इसके पीछे एक तो सबसे बड़ा है जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है, उसका ज़्यादा असर देखने को मिला और इस वजह से निवेशक जो है वो इस समय प्रॉफिट बुकिंग के मूड में दिखाई दे रहे। बाजार ऑल टाइम हाई पे गया था, ऐसे में प्रॉफिट बुक की संभावना बन रही है। ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष की जो संभावना बन रही है, कभी भी ये तनाव बढ़ सकता है, इससे बाजार में चिंता है और जो बड़े निवेशक है वो पैसे बाजार से निकाल रहे हैं। और इसी वजह से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो बाजार में गिरावट हुई और आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई और लगभग 8 लाख करोड़ की दौलत है जो साफ हो गई है लोगों की। काफ़ी बड़ा निवेश यहाँ पर डूबा है। अब यस बैंक की बात करें, इस बड़ी गिरावट के बावजूद भी स्टॉक मजबूती के साथ आज खड़ा रहा। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो 24.10 पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई। परसों की क्लोजिंग 23.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 24.45 का हाई भी बना, यानी बाजार ने साथ दिया तो यहाँ पे स्टॉक 25 की तरफ बढ़ सकता था। लेकिन जैसे कि बाजार में गिरावट का माहौल बना तो इसने 23.80 का लो भी बनाया, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक में गिरावट की संभावना बनी, लेकिन अंत में क्लोजिंग 23.95 के आसपास रही, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिली, यानी फ्लैट क्लोजिंग रही। तो एक तरफ तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1% के आसपास की गिरावट थी, उसके बावजूद भी अगर यस बैंक का स्टॉक नहीं गिरा है तो आप समझ ही सकते हो कि इस लेवल पर स्टॉक मजबूत है। अब काफ़ी दिन के बाद आज वॉल्यूम भी ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 23 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 17 करोड़ का वॉल्यूम, अब 5 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी थी। परसों 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आप देख सकते हो कि आज 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है, लोगों का रुझान बढ़ा है। अब यहाँ पे देख लो कि आरबीआई और यूएस फेड की तरफ से रेपो रेट में बदलाव कब हो सकता है, इसको लेकर सीएलएसए, मॉर्गन स्टैनली और बोफा की तरफ से अनुमान लगाए गए। तो फिलहाल जो सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन चले उस हिसाब से देखें और जैसे इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट के कटौती की उम्मीदें थोड़ी कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है और लग रहा है कि 1 साल तक तो इसमें कटौती की संभावना नहीं बन रही है, या फिर साल के अंत तक यहाँ पे कुछ कटौती की जा सकती है। अब सीएलएसए का कहना है कि आरबीआई की तरफ से रेट कट अगस्त के बजाय अक्टूबर में होने की उम्मीद है और वही यूएस फेड की तरफ से रेट कट सितंबर में न होकर नवंबर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया कि फेड कटौती से पहले सीपीआई कोर उपभोक्ता महंगाई को कम से कम 0.3 पर स्थिर देखना चाहती है। वही आरबीआई रेट में कटौती के लिए तैयार भी फिलहाल नहीं है, क्योंकि आरबीआई भारतीय रुपए के मामले में जोखिम नहीं लेना चाहते। यूएस के स्लोडाउन होने से रियल रेपो रेट्स में भी जो ग्रोथ में इस समय सब असर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बोफा की बात करें तो बोफा ने कहा है कि फेड की तरफ से रेट कट जून में नहीं, अब दिसंबर के अंत तक होने की उम्मीद है। बोफा ने फेड कुल 4 रेट कट करेगा, यह अनुमान बरकरार रखा हुआ है। इसने ये भी कहा कि 2026 में 2 और रेट कम होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ देखें
मॉर्गन स्टैनली ने उम्मीद जताई कि इस साल 3 रेट कट हो सकते हैं। जुलाई 2024 में पहली दरों में कटौती की उम्मीद है, जो पिछले साल जून में हुआ था। इस साल 3 रेट कट की उम्मीद है, जो 4 साल पहले हुआ था। सितंबर 2024 में रेट कट पर पहुंच की उम्मीद है। सितंबर 2024 के बाद जून 2025 तक प्रत्येक बैठक में दरों में कटौती की जाएगी। साथ ही 2025 में 4 रेट कट की उम्मीद जताई गई है। और इसके पहले मॉर्गन स्टैनली ने आरबीआई के रेपो रेट का जो कट का अनुमान जताया था। और देख लो कि फिलहाल अभी कटौती जल्दी ही तो संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय कटौती हो सकती है। बैंकिंग सिस्टम में रेपो रेट का बहुत महत्व है। रेपो रेट यानी फेड हो या फिर आरबीआई की तरफ से अगर रेट कट की जाएगी तो उसको बैंकों का फायदा ही होगा, उसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इसलिए हमें वेट करना होगा। अब यहाँ पे मार्च के शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आ चुके हैं। अब आप देखो कि फिलहाल प्रमोटर तो बैंक में नहीं है। एफआई की बात करें तो उनकी सितंबर में 23.39% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में बढ़ के 23.79% हुई। लेकिन इस बार मार्च में एफआई ने अपनी होल्डिंग ट्रिम कर दी है। 22.01% की होल्डिंग एफआई की, यानी इस बार एफआई ने अपना कुछ इन्वेस्टमेंट बेचा है। उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की की है यस बैंक में से मार्च महीने में। अगर हम बात करें डीआई की तो 4.74% की होल्डिंग थी सितंबर में। दिसंबर में ये बढ़ के 4.75% हुई, मामूली सी होल्डिंग बढ़ी। और मार्च में ये फिर से बढ़ के 4.76% हुई। यानी डीआई यानी जो हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस है, वो भले थोड़ा ही लेकिन लगातार हर क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। यानी यस बैंक पे भरोसा है हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस का। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की तो उनकी होल्डिंग 0.14% के आसपास थी सितंबर में। दिसंबर में अनचेंज रही 0.14% के आसपास। लेकिन इस बार मार्च में म्यूचुअल फंड ने भी काफ़ी अच्छा निवेश बढ़ा दिया, 0.19% की होल्डिंग हुई है। यानी हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस और म्यूचुअल फंड दोनों ही भरोसा कर रहे हैं यस बैंक पे, उनका निवेश बढ़ रहा है। आप समझ ही सकते हो इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा आने वाले समय, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ और यस बैंक पे भरोसा बना हुआ है हमारे बड़े फंड हाउस का। जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग 71.87% के आसपास थी सितंबर में। दिसंबर में ये घट के 71.46% हुई। फिलहाल ये बढ़ के 73.23% के आसपास आई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ी है। अब कुछ जो बड़ी डील हुई है वो क्या इशारा कर रही है, क्योंकि उसी से पता चलता है कि बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर फिलहाल कैसा है। उससे हमें रणनीति बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सुबह 10:04 पर देख सकते हो यहाँ पे 24.40 की प्राइस से 24,14,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:20 पर 24.30 की प्राइस से 25,86,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 10:21 पर 24.25 की प्राइस से 32,38,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। तो सुबह सुबह बिकवाली हुई। उसके बाद 11:01 पर 24.35 की प्राइस से 28,30,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। तो फिर 1:27 पर 24.20 की प्राइस से 26,10,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 2:34 पर 24 की प्राइस से 23,19,000 शेयरों की किसी बड़े फंड हाउस ने एक और बड़ी बिकवाली की। उसके बाद 3:09 पर बाजार क्लोज होने के समय 24 की प्राइस से 32,55,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:18 पर 23.85 की प्राइस से 24,85,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। यानी बाजार क्लोज होने के समय 3 बजे के आसपास एक तरफ तो बाजार में गिरावट हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी की है, जो इशारा करे कि आने वाले समय यस बैंक में फिर से तेजी आ सकती है। और अब जैसे कि संभावना जो बन रही है कि यस बैंक में जल्दी इनको एक नया प्रमोटर मिल सकता है, और ऐसे में जो रणनीति के साथ में आगे बढ़ने की संभावना बन रही है, आपको भी इस समय निवेश करना चाहिए, क्योंकि यस बैंक वाकई में आने वाले समय का आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है अगर आप उसको कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया दे स्टॉक को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ाई ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।